हमारी बॉडी हर सेकंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है और अगर ये वेस्ट सिर्फ कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर रुक जाए तो वो ही बॉडी जो आपको जिंदा रखती है अंदर से डैमेज होना स्टार्ट कर देगी। बट देन क्वेश्चन इज, हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं? कौन है जो बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली इस पॉइजन को रिमूव कर रहा है? आज हम अनकवर करेंगे बॉडी के इसी लाइफ सेविंग सिस्टम को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बायो अड्डा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा एंड लेट्स डिकोड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को डेप्थ में समझने से पहले हम ये देख लेते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं और एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट का रिमूवल, और यूजुअली ये जो वेस्ट होता है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब क्या हुआ? वो वेस्ट जिनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एनिमल्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करते हैं इन बॉडी। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो अभी मैंने बताया नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये हो गए 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। क्या सिर्फ यही 3 होते हैं? तो आंसर है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम कंटिन्यूअसली एक्सहेल कर रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा उसको बाहर निकालने का, क्योंकि वो टॉक्सिक है। और वाटर, ज्यादा पानी पी लिया तो वो भी तो रिमूव करते हैं। और कुछ आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, ये जो सारे आयंस होते हैं इन सब का भी रिमूवल बॉडी से होता है अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो। अब मैंने ये तो बोल दिया कि ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और इनको रिमूव करना जरूरी होता है। पर ये एक्यूमुलेट हुए कैसे हैं? तो ये एक्यूमुलेट होते हैं या तो इनको हमने ज्यादा खा लिया हो, एक्सेसिव इंजेशन की वजह से। जैसे कि आप समझो आपने प्रोटीन कंटेनिंग प्रोडक्ट ज्यादा खा लिया तो उससे यूरिक एसिड, अमोनिया बनता है। या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? मेटाबॉलिज्म क्या होती है? कुछ बॉडी में टूट रहा है, कुछ बॉडी में बन रहा है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या ये बात समझ आई? अब मैंने क्या बोला था? इनको रिमूव करना जरूरी है बॉडी से। तो इनमें से कुछ जो होते हैं उनका पार्शियल रिमूवल होता है और कुछ जो होते हैं वो कंप्लीटली रिमूव करने रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी से। कौन कौन से कंप्लीटली रिमूव करने चाहिए? तो अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, बॉडी में रहा तो बॉडी खराब होगी ही होगी। और सेम यूरिक एसिड, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं, तभी तो हम कंटिन्यूअसली एक्सहेल कर रहे हैं। और कौन से जो है वो पार्शली रिमूव होते हैं? तो यूरिया पार्शली रिमूव होता है, ये हम आगे देखेंगे। वाटर पार्शली रिमूव होता है, ये तो हमें पता है। और ये जो आयंस हैं ये भी पार्शली, अगर ज्यादा एक्सेस में है तो इनको रिमूव किया जाता है, पर सारा ही नहीं निकाला जाता बाहर। थोड़ा बहुत जितना इनका अमाउंट होना चाहिए उससे ज्यादा है तो रिमूव करते हैं। पर अमोनिया का कोई ऐसा नहीं है कि इतना अमाउंट होना चाहिए। अमोनिया तो रिमूव हो तो बेटर है। तो इन वेस्ट को या तो कंप्लीटली रिमूव किया जाता है या पार्शियली, बेस्ड ऑन कौन से प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हमने पढ़ना है इन 3 नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। ये जो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक कौन सा था? अमोनिया, एक था यूरिया और एक था यूरिक एसिड। अमोनिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम तीनों में ये देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो अमोनिया तो बनता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। अभी मैंने बताया था आपने प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो अमोनिया बनता है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है अमोनिया। जब प्रोटीन टूटता है, जैसे ही प्रोटीन टूटे, हमें पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो क्या बने? अमाइनो एसिड बने, ए अमाइनो एसिड। जब इन अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन होती है, डीएमिनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमोनिया, डीएमिनेशन होती है तब बनता है ये अमोनिया। क्या ये बात समझ आई? अब हम देखते हैं यूरिया, यूरिक एसिड कैसे बने। तो यूरिया जो है ये डायरेक्टली नहीं बनता। डायरेक्टली नहीं बनता का मतलब है कि
प्रोटीन से टूट के यूरिया नहीं बनता। प्रोटीन जब टूटता है इसके ब्रेकडाउन से क्या बना, अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये मैं बता चुकी हूँ। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होने की वजह से या तो इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है फॉर रिमूवल, जितना ज्यादा पानी होगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। पर अब जो मैमल्स होते हैं ये इतना पानी कहाँ से लाए? अगर ये सारी बॉडी का पानी अमोनिया रिमूव करने में ही लगा देंगे तो बॉडी में से तो पानी खत्म हो जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगी बॉडी। तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर हम नहीं ला सकते अमोनिया रिमूव करने के लिए। इसीलिए अमोनिया को एक साइकिल से निकाला जाता है जिसका नाम है यूरिया साइकिल। ये जो यूरिया साइकिल है ये लीवर के अंदर होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ पे होती है तो पता होना चाहिए लीवर के अंदर। और इसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, यूरिया। और ये यूरिया हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये देखते हैं यूरिक एसिड कैसे बना। तो यूरिक एसिड बनता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स पिरिमिडिन देखे आपने? न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक कंपाउंड होता है प्यूरिन या पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ये होते हैं। तो ऐसे ही जो प्यूरिन होते हैं वो जब टूटते हैं, उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो यूरिक एसिड बनता है। क्या ये बात समझ आई? हमने अभी देखा कि ये बनते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितने टॉक्सिक होते हैं। तो मैंने अभी बताया हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। और ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कराने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज्यादा पानी हम ले सकते हैं रिमूव कराने के लिए अमोनिया को उतना अच्छा। वहीं पे यूरिया जो होता है ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। इसीलिए इसको लेस अमाउंट ऑफ वाटर में भी रिमूवल हो सकता है इसका। आप समझ जाओगे, मैं इतना लिख रही हूँ, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, आप समझ जाना फॉर रिमूवल। ठीक है। यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये तो लीस्ट टॉक्सिक होता है, ये तो बहुत ही कम टॉक्सिक होता है। तो इतने कम टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव कराने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसके लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब मुझे बताओ, जिसमें ज्यादा पानी होगा तो वो ज्यादा फ्लूइड फॉर्म में होगा, वो ज्यादा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। वहीं पे जिसमें कम पानी होगा वो कैसा होगा, सॉलिड और पैलेट फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। तो जब ये रिमूव होता है ना, ये पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में रिमूव होता है। जैसे आपने बर्ड्स की देखी ही होगी, एक्सक्रीटरी वेस्ट गिर ही जाता है कभी कभी, दिन अच्छा जा रहा होता है एकदम से कोई पंछी आता है और बिट कर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो वो आपने देखा होगा, वो उसको इतना रिक्वायरमेंट नहीं थी वाटर की, इसलिए वो लिटिल बिट सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई? तो ये था कि हम इसको रिमूव करने के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड था, क्योंकि कितने टॉक्सिक होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिमूव करते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया रिमूव होता है उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दैट रिमूव अमोनिया, बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं डायरेक्ट, उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। वहीं पे जो यूरिया रिमूव करते हैं, पहले अमोनिया से यूरिया बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और जो यूरिक एसिड रिमूव करे उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, कौन कौन से एग्जांपल आते हैं मोनोटेलिक में, जो पानी ज्यादा यूज कर सकते हैं, जिनके पास पानी की अबंडेंस है, कमी ही नहीं है, वो आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जो पानी में इंसेक्ट्स रहते हैं वो। ऐसे ही एक्वेटिक एम्फीबियंस, जो पानी में एम्फीबियन रहता है। टेडपोल, हमें पता है टेडपोल पानी में रहता है। और बोनी फिशेस, मोस्ट ऑफ दी बोनी फिशेस। हमें पता है फिशेस दो होती हैं, बोनी या कार्टिलेजिनस, तो हम यहाँ पे बोनी फिशेस को रख रहे हैं। अब यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें वो आते हैं जो पानी जिनके पास प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं कि कमी है पानी की, पानी प्रेजेंट है पर इतना भी प्रेजेंट नहीं है कि अमोनिया रिमूव कर दें। तो इसमें आ जाएंगे मैमल्स, फ्रॉग्स और मैराइन फिशेस। फिशेस पानी में रहती हैं, फिर भी मैंने इनको यूरियोटेलिक में क्यों रखा है, तो ये भी देखेंगे। इसके बाद आते हैं यूरिकोटेलिक के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यूरिकोटेलिक का एग्जाम्पल होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो इसका एग्जाम्पल रिमेंबर रखने के लिए, कि जो ऑर्गेनिज्म सूखे इलाकों में रहते हैं, डेजर्टेड एरिया में रहते हैं, उन बेचारों के पास वैसे ही पानी नहीं होता। तो अगर वो अमोनिया यूरिया रिलीज करने लगे
तो वो बेचारे तो ऐसे ही तय कर जाएंगे, है ना। तो यानी कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सूखे इलाकों में रहते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? हम रेप्टाइल्स की बात कर सकते हैं, बर्ड्स और लैंड इंसेक्ट, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? तो ये हमारा डिफरेंस था अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में। हमने ये देख लिया कि कैसे बनते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं, एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखते हैं, मैंने आपको जो ये लिखवाया है कि यहाँ पर मैराइन फिशेज लिखवाई है, यहाँ पे बोनी फिशेज लिखवाई हैं, तो ये अलग अलग क्यों लिखवाई हैं? एक अमोनिया क्यों रिलीज कर रही है और एक यूरिया क्यों रिलीज कर रही है? तो यहाँ पे मैंने 2 टैंक बना दिए। ये जो एक टैंक है इसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रेश वाटर और दूसरे में मैंने डाला मैराइन वाटर। समुद्र से पानी उठा के लेके आई और इसमें डाल दिया, तो ये मैंने पानी डाल दिया। फ्रेश वाटर वाले में किसको डाला मैंने? वो मछली को जो फ्रेश वाटर में रहती है। यहाँ पे मैंने डाल दी फ्रेश वाटर मछली, यहाँ पे मैंने डाल दी वो मछली जो मैराइन वाटर में रहती है, तो इनको डाल दिया। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ओस्मोलैरिटी, कभी ये वर्ड सुना होगा ओस्मोलैरिटी। ये वर्ड क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मिली ओस्मोल ऑफ सोल्ट पर लिटर ऑफ वाटर। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो कितना नमक प्रेजेंट है पानी के अंदर, कितने सोल्ट का अमाउंट प्रेजेंट है पानी के अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर। क्या ये बात समझ आई? जो ओस्मोलैरिटी होती है ना, वो ज्यादा कब होएगी किसी सॉल्यूशन की? जब उसके अंदर नमक का क्वांटिटी ज्यादा होएगी। वहीं पे उस सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी कम कब होएगी? जब उसमें पानी ज्यादा होगा और नमक कम होएगा। क्या आपको इतनी बात समझ आई? नमक, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं हम। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो ब्लड होता है उसकी ओस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 300 मिली ओस्मोल हमें सोल्ट मिलता है ब्लड में। क्या इतनी बात समझ आई? सोल्ट क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं ओस्मोलैरिटी का इनसे क्या रिलेशन है, तो ये देख लेते। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे फ्रेश वाटर डाला गया है, इसकी ओस्मोलैरिटी होती है अराउंड 50 मिली ओस्मोल पर लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर सिर्फ 50 मिली ओस्मोल होते हैं सोल्ट के। वहीं पे जो मैराइन वाटर होता है उसकी ओस्मोलैरिटी देखते हैं, तो इसकी ओस्मोलैरिटी होती है 1000 मिली ओस्मोल पर लीटर। 1000 मिली ओस्मोल सोल्ट है 1 लीटर वाटर में। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, उसमें सिर्फ 50 था, इसमें 1000 था। इतनी बात समझ आई? मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड की ओस्मोलैरिटी क्या होती है, 300 मिली ओस्मोल। तो यहाँ पे जो फिशेज हैं इनकी ओस्मोलैरिटी क्या होगी, यानी इनकी बॉडी के अंदर जो ओस्मोलैरिटी है वो क्या होगी? 300 मिली ओस्मोल की होगी, 300 मिली ओस्मोल की होगी। ये m लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अब अगर आप देखो, हमें पता है पानी जो होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है। जहां पे पानी ज्यादा है वो वहां से वहां जाएगा जहां पर पानी कम है। हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, ये तो हमने पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये फ्रेश वाटर है यहाँ पर वाटर ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू सोल्ट, हाँ कि ना? किससे कंपेयर कर रही हूँ मैं? ये फिश की बॉडी से कंपेयर कर रही हूँ। हम इसको सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आप ये मान लो कि ये जो 50 मिली ओस्मोल लिखा है ये क्या होते हैं? 50 सोल्ट के दाने। 300 का मतलब मैं मान लेती हूँ कि 300 सोल्ट के दाने। कितने? 1 लीटर में। बाहर भी 1 लीटर पानी डाला मैंने और फिश के अंदर जो 1 लीटर पानी है उसकी बात कर रहे हैं। बॉडी में ब्लड तो है उसके, और वो ब्लड किससे बना होगा? उसमें पानी तो होगा। तो यानी कि जो बाहर पानी है फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर फिश की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे बाहर पानी है इसमें सिर्फ 50 दाने हैं सोल्ट के 1 लीटर वाटर में। वहीं पे जो अंदर फिश के अंदर जो पानी है 1 लीटर उसमें 300 दाने हैं। तो मुझे बताओ, बाहर पानी ज्यादा या फिश के अंदर पानी ज्यादा कंपैरिजन में? तो बाहर पानी ज्यादा होगा, फिश के अंदर पानी कम होगा। तो पानी कहाँ से जाएगा? हाई टू लो जाता है, तो पानी हाई टू लो जाएगा। इसलिए जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, उनको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनकी बॉडी से खुद ब खुद पानी अंदर जाता रहता है, क्योंकि डिफरेंस इन दी ओस्मोलैरिटी। और मैं कह सकती हूँ कि पानी का हाई कंसंट्रेशन बाहर होता है, वो पानी लो की तरफ जा रहा होता है, यानी कि फिश की बॉडी के अंदर जा रहा होता है। अब
उनकी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, अमोनिया बनता है। अब उनके बॉडी में खुद ब खुद पानी अंदर आई जा रहा, इतना ज्यादा पानी है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो इस वजह से ये अमोनिया इजीली रिमूव कर सकती हैं। तो क्या होता है कि फ्रेश वाटर फिश के अंदर वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है कंटिन्यूअसली, और इस वजह से इतना ज्यादा वाटर होता है कि हम आसानी से अमोनिया रिलीज कर लेती हैं। क्या ये बात समझ आई? दूसरा अगर हम देखें मेराइन फिश के अंदर, जो मेराइन वाटर फिश है उसके अंदर देख लेते हैं, बाहर क्या है, 1000 सोल्ट के पार्टिकल पड़े हैं। वहीं पे जो फिश है उस बेचारी के अंदर कितने सोल्ट के पार्टिकल पड़े, 300। अब मुझे बताओ, बाहर 1 लीटर में 1000 सोल्ट के पार्टिकल हैं, बाहर पानी कम कंपैरेटिवली या ज्यादा? तो बाहर पानी कम होगा फिश की बॉडी से, है ना। फिश की बॉडी में 300 सोल्ट है, पानी ज्यादा है, कंपैरिजन में बता रही हूँ, बाहर और अंदर का कंपैरिजन कर रही हूँ। तो इस वजह से पानी कहाँ जाता है, हाई टू लो जाता है। तो पानी अब कहाँ जाएगा, पानी फिश की बॉडी से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलता रहेगा खुद ब खुद। क्यों क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, दोबारा बता रही हूँ, और अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कैसे? ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे देखा। तो इस वजह से पानी का काम होता है ऑस्मोसिस के बेसिस पे कि वो हाई टू लो जाए, तो वो बाहर की तरफ निकलता रहेगा। तो ऐसे तो ये डिहाइड्रेट कर जाएंगी, पानी बाहर निकलता रहता है। इसी वजह से इनको पानी पीना पड़ता है, ये पानी भी पीती हैं। वो वालों को पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनके अंदर खुद ही बॉडी में पानी आई जा रहा है। ये जो होती हैं, दे ड्रिंक वाटर, जो भी इनके आसपास पानी पड़ा है, ताकि इनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना कर जाए। टू सर्वाइव दे हैव टू ड्रिंक दिस सी वाटर। क्या ये बात समझ आई? अब ये वैसे ही पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल रहा है जैसे हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है। एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल में रिलेशन बता रही हूँ, जैसे हमारी बॉडी से स्वेट बाहर निकल रहा है, पसीना आ रखा है, हमको प्यास लग रही है, तो हम पानी पीते हैं ना। ऐसे ही सेम इनकी बॉडी से भी वाटर बाहर निकल रहा है, तो इनको भी पानी पीना पड़ता है। तो अगर इनकी बॉडी से वाटर कंटिन्यूअसली बाहर भी निकल रहा है और इनको पानी भी पीना पड़ रहा है उस वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, तो मुझे बताओ क्या ये अमोनिया रिलीज कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। अगर ये अमोनिया रिलीज करने लगे ना, तो ये तो फिर खत्म है, ये इनका सरवाइव करने का कुछ रहा ही नहीं। तो इसीलिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ये यूरिया रिलीज करते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो ये छोटा सा एक तरीका था इसको याद करने का कि क्यों मैराइन वाटर में जो फिशेज होती हैं ये यूरिया रिलीज करती हैं। क्या ये बात समझ आई? अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने स्टाइल में यूनिक होता है, ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में होते हैं। पर आपको ये भी पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होते। हमें पता है ना कि जो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा होते हैं, टीनोफोरा होते हैं, इनके अंदर ऑर्गन बने ही नहीं होते हैं, इनके अंदर टिश्यू होते हैं, या पोरीफेरा में तो टिश्यू भी नहीं होते हैं। तो क्या इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे? तो आंसर है नहीं। लेकिन इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट तो बन रहा है, तो ये कैसे रिलीज करते हैं? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जो भी इनका बॉडी सरफेस है उसी से रिमूव कर देते हैं। पानी में तो प्रेजेंट होते हैं, तो पानी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीटरी वेस्ट ले भी जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? कौन रिमूव करेंगे? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा। तो ये आंसर है। इसके बाद अब कौन आता है? टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, ये पता है हमारे को। तो प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स, या उनको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव नेफ्रीडिया। ये क्या होते हैं? इनका दूसरा नाम होता है फ्लेम सेल। कुछ फ्लेम की तरह बने होते हैं, एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पे याद रख लो कि कौन से के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ। क्या सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थ में ही होता है? तो आंसर है नहीं, रोटिफर्स में भी प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट कोडेटा में सिफेलोकोडेट्स आते हैं। सिफेलोकोडेट्स क्या होते हैं? कोडेट्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है और आते हैं यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट एंड वर्टिब्रेट्स। तो उनमें से जो सिफेलोकोडेट होते हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। थर्ड अगर हम देखें, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस में होता है? एनालिड्स में। और माल्फीजियन टिब्यूल, ये तो आपको पता होगा। माल्फीजियन टिब्यूल किस में मिले हमें देखने को? कॉकरोच में।
दूसरा एक होता है एंटीनल ग्लैंड, ऐसे ही ग्रीन ग्लैंड। ये किस में मिलता है? ये प्रोन्स वगैरह में, क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस, प्रोन्स, इसका एग्जाम्पल एक। और कौन से होते हैं? कोक्सल ग्लैंड, ये मिलती हैं स्पाइडर्स में। कोक्सल ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है? एरिकनीड्स। एरिकनीड्स क्या होते हैं? स्पाइडर वगैरह। क्या ये बात समझ आई? और प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। अब जिन्होंने एनिमल किंगडम ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये सब पता होंगे। प्रोबोसिस ग्लैंड का एग्जाम्पल किस में मिलता है? ये तो ये मिलता है हेमिकोडेट में। और जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये किस में होता है? एकाइनोडर्मेट में। किडनी किस में होती है? वर्टिब्रेट्स में। किडनी ये तो हम पढ़ने वाले हैं, किस में आती है? ये वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब हमें पढ़ना है किडनी के बारे में इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने पढ़ा अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, कौन कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा कि क्यों मैराइन फिशेस को यूरियोटैलिक में रखा जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम अबाउट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट यानी कि किडनी। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडीज पे फोकस रखें लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। थैंक यू।